नाजरीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया है अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां ही बनकर रह जाती हैं या टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है। लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथ ही मौजूद है अशद यासिर। अशद यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल न्यूज़ की। तो लोकल न्यूज़ की तरफ चले बात करें तो तेलंगाना में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से किसी न किसी चीज़ को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका विरोध जारी रहता है। रेवंत रेड्डी की सरकार पर हमेशा रेवंत रेड्डी को किसी न किसी मुद्दे पर घेरते हुए नजर आते हैं। जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि पिछले दिनों जो हाइड्रा की कार्रवाई हुई थी उसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां थी, चाहे वो भाजपा हो चाहे बीआरएस हो, हमेशा रेवंत रेड्डी को घेरते हुए नजर आती हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो जनता के मुद्दे थे उनसे परे हटकर ये सारे काम करना शुरू कर दिया है, जो जनता को धोखा देने वाले काम है, क्योंकि जनता इससे नाखुश है। और जब से हाइड्रा की कार्रवाई शुरू हुई है उसका विरोध सिर्फ विपक्षी पार्टियां ही नहीं, कई बार जनता ने भी किया है, क्योंकि जिस तरह से उनके घर तोड़े गए थे वहां पर जनता ने विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि आप जिस तरह से हमारे घर तोड़ रहे हैं, हमने आपको लाकर यहाँ पर बिठाया है, सीएम की कुर्सी पर बिठाया, लेकिन आपने उल्टा ही हम पर वार किया है। जिस तरह से हमारे घर तोड़े जा रहे हैं, हमारा आशियाना तोड़ा जा रहा है, ये सही नहीं है। और आखिर जैसा कि जो विपक्षी पार्टी है जो बीआरएस है, उनके जो नेता हैं केटीआर, उन्होंने भी यही कहा कि जो हैदराबाद के लोग हैं उन पर जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, रेवंत रेड्डी उन पर जिस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, तो आने वाले समय में कांग्रेस को यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे और जनता ही इनको उखाड़ के फेंकेगी, क्योंकि उन्होंने जनता के मुद्दों पर काम ना करके जनता को परेशान करने का काम किया है। और वहीं पर आपको बता दें कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं, कई बार वो ऐसे बयान भी दे देते हैं, जिस तरह से हाइड्रा की कार्रवाई चली उसको लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ जनता के द्वारा, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके द्वारा, वहीं पर जो वहाँ पर जैसे कि हमेशा जो विपक्षी पार्टियां हैं कांग्रेस सरकार को घेरते हुए नजर आती हैं, तो वहीं पर बता दें कि जिस तरह से जो नेता हैं उनको वो भी कुछ इस तरह से बयान दे देते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एक कटघरे में खड़ी हो जाती है, उन पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा था कि जो कांग्रेस की एक नेता है कोंडा सुरेखा, उन्होंने नागा चैतन्य और सामंथा को लेकर और जो केटीआर है उनको लेकर इस तरह के बयान दिए थे, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। बाद में उन्होंने माफी भी मांगी थी और उनके खिलाफ मुकदमे भी दायर किए गए थे केटीआर की तरफ से। तो वहीं पर बात करें कोंडा सुरेखा की, वो हमेशा अपने विवादित बयानों की वजह से एक कहीं ना कहीं माहौल बनाते हुए नजर आती हैं और विपक्ष जो पार्टी है, उनकी पार्टी है अपनी कांग्रेस पार्टी, उस पर सवाल खड़े करवाते हुए नजर आती हैं। जैसा कि विपक्षी पार्टी, उनको तो मौका मिलना चाहिए कि वो किस तरह से जो पार्टी है, सत्ता पक्ष है, उस पर वो अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर करे, विरोध करे उनका। जिस तरह से कोंडा सुरेखा ने पिछले दिनों बयान दिए थे, ऐसा ही बयान कुछ उन्होंने इस बार भी दिया है। उन्होंने हाइड्रा को लेकर बयान दिया है और उन्होंने कहा कि हाइड्रा पर जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कीड़ों मकोड़ों की तरह कुचल दिए जाएंगे, और इसी को लेकर जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने विरोध करना भी जारी कर दिया है। बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने बोला, आपने इस तरह बात की कि जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है तेलंगाना में, लगभग 1 साल होने को है जी। और इसके बाद काफ़ी सारे जो कांग्रेस के नेता हैं जो कि कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके कुछ ऐसे बयान सामने आए हैं जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो एक क्या बोलते हैं छवि है वो ख़राब हो रही है, धूमिल हो रही है। और इसमें कोंडा सुरेखा मुझे लगता है कि नंबर 1 पे आएंगे अगर इस तरह की बात की जाए। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अगर कोई इसका विरोध करेगा तो उसको मतलब उनकी तरफ कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल दिया जाएगा। बिल्कुल। अब इसमें जो ये क्या बोलते हैं वीडियो जो हो रहा है वायरल, उसमें ये कहा जा रहा है कि भाई आपको लोगों ने यहाँ पे चुना है, आपको मतलब यहाँ की जो सरकार चल रही थी बीआरएस की 10 साल से चल रही थी, और उसके बाद फिर आपको चुना ताकि आप यहाँ पे कुछ चेंजेस लेके आएँ, लेकिन आप यहाँ पे चेंजेस लेके आने के बजाय आप यहाँ के लोगों का घर तोड़ रहे हैं,
आप मूसी रिवर फ्रंट की वजह से कई और चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि यहाँ के लोगों को नागवार गुजर रही हैं। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि आपके जो मंत्री हैं वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं जिससे आप कहीं ना कहीं नेक्स्ट टाइम के लिए अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं। आप वोट मांगने किस हिसाब से जाएंगे यहाँ पे लोगों से कि भाई हमने तुम्हारा घर तोड़ा तो हमें वोट दे दो? कोई भी वोट नहीं देगा। तो ये कहीं ना कहीं इस वक्त यहाँ की जो सरकार है उसके लिए एक बड़ी ही क्या बोलते हैं मुश्किल परिस्थिति से वो गुजर रही है, क्योंकि जिस तरह से हाइड्रा की कार्रवाई चल रही है, हाइड्रा ने भी कल भी काम शुरू किया अपना और कई क्या बोलते हैं कॉलोनियों को तोड़ा है। उसके बाद फिर ये मूसी रिवर की वजह से जो चीज़ें पैदा हो रही हैं और फिर कांग्रेस के ही मंत्री जो है वो जिस तरह के बयानात दे रहे हैं उसको भी लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा पैदा हो रहा है। वहीं एक और जो ये क्या बोलते हैं वीडियो वायरल हुआ, इसमें किसी ने कमेंट किया था कि मूसी रिवर फ्रंट का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी थी। इसमें बोला गया कि सीएम रेवंत रेड्डी ने जो है मूसी रिवर फ्रंट का के जो मतलब जो ये कर रहे हैं विकास कर रहे हैं नवीनीकरण कर रहे हैं इसका विरोध करने वाले के ऊपर बुलडोजर चलाने की धमकी दी थी। वहीं इसमें ये भी कहा गया है कि जब स्टेट के मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहे हैं तो उनके लीडर्स जो और उनके साथ हैं वो भी इस तरह के बयानात ही देंगे, क्योंकि जब आपका लीडर ऐसा है। अब जिस तरह से आप देखिए कि केंद्र में मतलब दिल्ली में जो बैठी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी का कहना है कि हम जो है क्या बोलते हैं मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ वहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ें अभी सामने नहीं आ पा रही हैं मोहब्बत की दुकान वाली। जिस तरह से आप देखें कि क्या बोलते हैं अभी जो वो चल रही है सरकार कांग्रेस की 3 जगह चल रही है, कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जी। इन तीनों जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो कि वहाँ के लोग उससे खुद ही खफा है। जिस तरह से यहाँ पे आपको कांग्रेस को लेकर के आए लोगों ने आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं बहुमत दिया और आपने यहाँ सरकार बनाई, इसके बाद आपने जो वादे किए उसको भी लागू किया है, ठीक है। लेकिन अब अपोजिशन आपकी यहाँ पे मजबूत है और अपोजिशन हर एक आपकी चीज़ पे नज़र रखती है, हर एक वर्ड पे आप क्या कब क्या बोल रहे हैं। और फिर इस वक्त जो सोशल मीडिया का ज़माना है, आईटी सेल हर पार्टी का या हर इंसान का काफ़ी एक्टिव होता है। तो एक कोई बयान कोई छोटा सा भी देता है तो उसको वो कितनी जल्दी वायरल हो जाता है ये आप भी समझ सकती हैं कि पलक झपकते ही चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच जाती। तो इस वक्त बहुत ही सावधानी से और मतलब इस तरह की बातें करनी चाहिए जिससे आप अपना काम भी कर लें। जिस तरह से हाइड्रा की कार्रवाई चल रही है मूसी रिवर फ्रंट की वजह से जो चीज़ें और चल रही हैं वो काम भी कर लें और जनता आपसे नाराज़ भी ना हो जी। इसमें क्या होगा कि आपको नेक्स्ट टाइम एक अच्छी तादाद में फिर वोट मिल सकते हैं। अभी होने वाले चुनाव जीएचएमसी के हैं, उसमें भी आपको एक अच्छे पैमाने पे वोट मिलेंगे। लेकिन इस तरह की जब कोई बयानात देता है, अब जिस तरह से कोंडा सुरेखा ने पहले जो आपने बोला बयान दिया वो जो क्या बोलते हैं केटीआर के उसमें नागा चैतन्य वाला, उसमें यहाँ के लोगों ने भी उसका विरोध किया, यहाँ की कांग्रेस पार्टी ने भी उसका विरोध किया और फिर आंध्र प्रदेश में भी इसका विरोध हुआ। तेलुगु इंडस्ट्री ने इसका विरोध बहुत ज़ोर शोर से किया था कि इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। और फिर जब आप अभी सत्ता में आए हैं काफ़ी समय के बाद, तो आपको अपने लीडर्स को बिठा करके इस तरह की बात करनी चाहिए कि भाई ये बयानात आप लोगों को नहीं देने हैं। इससे हट के आप सिर्फ डेवलपमेंट पे ही बात करें। फिर हम ये कहते हैं कि बीजेपी डेवलपमेंट पे बात नहीं करती, तो फिर अगर देखा जाए तो बीजेपी में और इनमें क्या फ़र्क है? जी बिल्कुल, क्योंकि इस तरह के बयानात अगर आप देंगे तो आपके लिए जाहिर सी बात है नेक्स्ट टाइम लोग तो जहन में रखते हैं ना क्या होना है क्या नहीं होना है। हो सकता है आप फिर सत्ता में आ जाए, ये नहीं कहना हो कि नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी इस तरह के बयानात दे करके आप कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में गलत बन रहे हैं जी। हम बात करें बीआरएस की, तो बीआरएस ने भी कई सारे मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा था, जैसे कि पिछले दिनों चाहे हाइड्रा हो गया, मूसी रिवर फ्रंट हो गया या कोंडा सुरेखा के जो बयान थे उनको हो गया, उनको लेकर हमेशा विपक्षी पार्टियां उनको घेरती रहती हैं। वहीं पर बात करें कि जब से जो कांग्रेस सत्ता में आई है विपक्षी पार्टियां हमेशा हमलावर रहती हैं। वहीं पर कुछ दिन पहले ही जो बीआरएस के नेता हैं टी हरीश राव, उन्होंने कहा था कि अगर चुनाव कराए जाएं इसी वक्त तो देखा जाएगा कि
बीआरएस जो है फिर से सत्ता में आ जाएगी, क्योंकि बीआरएस को जनता बहुत ही पसंद करती है और जनता ने देख लिया है, उनकी आंखें खुल गई हैं कि कांग्रेस ने उनके लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने जिस तरह से वादे किए थे वो उन पर खरा नहीं उतर पाए हैं। और वहीं पर बात करें जिस तरह से ये कांग्रेस के नेता जिस तरह से बयान देते रहते हैं, तो उन बयानों की वजह से कहीं ना कहीं ये अपने आप को एक कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और ये लोग खड़े ही हो जाते हैं। और आने वाले दौर में जिस वक्त आने वाली सरकार होगी, जिस वक्त आने वाले चुनाव होंगे, उसमें कहीं ना कहीं अपने लिए ये लोग मुश्किल खड़ी करना चाहते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से एक बात कही जाती है कि जिनका मन का भाव सच्चा होता है उनका काम भी अच्छा होता है। तो अब इस वक्त जो यहाँ पे पॉलिटिक्स चल रही है, चाहे वो बीआरएस हो, बीजेपी हो, दोनों लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस पे हमलावर हैं जी। और उन सारी वजहों की उन सारे जो भी अटैक किए जा रहे हैं उनकी वजह से भी शायद आपकी कुछ ज़बान लड़खड़ा जाती हो। लेकिन इस तरह का बयान देना कि कीड़े मकोड़ों जो बोला गया है, ये कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, क्योंकि वो चीज जनता के लिए भी आता है, क्योंकि जनता भी उस चीज का विरोध कर रही है। जनता भी उस चीज का विरोध कर रही है और जनता ने ही आपको जिता के उस पद पर बिठाया है। बिल्कुल, कांग्रेस वापस से सत्ता में आई है यहाँ पर। जनता ने आपको बिठाया है और जनता के हितों की बात आप कीजिए। अब जनता को क्या बोलते ख़त्म करने की जो कीड़े मकोड़ों की तरह बोला गया है, वो कहीं ना कहीं जनता के दिल पे सीधा जाकर बाहर दिल पे लगता है। और उसके बाद फिर वो कुछ जब आप अब इलेक्शन में उतरेंगे तो आपके लिए वो फिर उसी तरह के बदला भी ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, झारखंड और महाराष्ट्र में। जैसा कि झारखंड में पहले चरण के चुनाव मुकम्मल हो चुके हैं, अच्छी खासी वोटिंग भी हुई थी। वहीं पर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और महाराष्ट्र में कल जो चुनावी दौरे थे वो खत्म हो चुके हैं, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, क्योंकि कल जो आने वाला कल है 20 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। वहाँ पर बहुत ही शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और पूरी तरह से तैयारियां की जा रही हैं। वहीं पर बात करें जो एक शरद पवार गुट के नेता हैं अनिल देशमुख, उन पर कल हमला किया गया था, क्योंकि वो एक चुनावी सभा से वहां पर लौट रहे थे। नागपुर में उन पर हमला किया गया और उन पर जो हमला किया गया उसमें वो घायल भी हो गए और उनको अस्पताल भी पहुंचाया गया था। और वहीं पर बात करें जब हमला हुआ था उसके बाद जो पार्टियां थीं वो पूरी तरह से एक्टिव हो गई और जो यूबीटी के जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने जो सरकार है उसको जमकर घेरा और उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए, अपने आप को आने वाले चुनाव में दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रही हैं कि हम ये सारी चीज़ें करेंगे तो जनता का ध्यान यहाँ से वहाँ पर भटक जाएगा। जिस तरह से नेता जो है या सिर्फ बयानात देते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के एक दिमाग पर एक अटैक करते हैं कि अगर ये नेता ही इस तरह की बात करते हैं तो ये आने वाले दिनों में जनता के साथ क्या सलूक करेंगे। वहीं पर अनिल देशमुख की बात करें, अनिल देशमुख पर जो हमला हुआ उसमें जो वो घायल हुए उसी को लेकर संजय राउत ने जो देवेंद्र फडणवीस हैं उन पर हमला किया था। उन्होंने बोला कि फडणवीस अपनी सरकार में, उनकी सरकार में इस तरह से नेताओं पर हमले हो रहे हैं तो जनता का क्या हाल होगा। बिल्कुल, जिस तरह से ये बात की जा रही है कि इस वक्त महाराष्ट्र के हालात सही नहीं हैं और संजय राउत ने काफ़ी चीज़ों पे बात की। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बाबा सिद्दीकी को मारा गया उसी तरह कल जो है इन पे भी हमला किया गया है और ये खून से लथपथ मिले हैं, वहाँ पे गाड़ी पे हमला किया गया है। तो कहा गया है कि मतलब वहाँ पे जो बात हुई इसमें कहा गया पार्टी ने महायुति सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था के 13 बज गए, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। इसका उदाहरण आज सामने आया जब राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर कायराना हमला हुआ। इस घटना की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मतलब जो उनका गुट है शरद पवार की, वो सार्वजनिक रूप से निंदा करती है। वहीं जब इस पे बात होती है, वहाँ के बारे में बात होगी तो जाहिर है कि अब वहाँ पे इलेक्शंस हैं, कल चुनाव होना है और उसको लेकर के सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है और फिर ये लोग ये एक मतलब क्या बोलते हैं बड़े लीडर हैं, वहाँ के गृह मंत्री भी रहे हैं, वहाँ तक लोगों का पहुँचना भी कहीं ना कहीं एक बड़ी वो चीज़ होती है। वहीं संजय राउत ने कहा है कि इस पर देवेंद्र फडणवीस की क्या प्रतिक्रिया आई है। ये एक राजनीतिक हमला है। मुंबई में पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है और नागपुर में पूर्व गृह मंत्री को मारने की कोशिश की जाती है। ये बहुत ही शर्म की बात है। उस पर जो है शरद पवार ने भी इसकी निंदा की है और सुप्रिया सुले ने भी इसकी निंदा की। उन्होंने कहा है कि इस तरह की चीज़ें
महाराष्ट्र में हो रही हैं ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और महाराष्ट्र का जो भाईचारगी वाला माहौल है वो कहीं ना कहीं बीजेपी, उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा है कि यहाँ की कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहती। इलेक्शन के वक्त में वो कहीं ना कहीं बदले की भावना से अपनी चीज़ों को प्रकट कर रही हैं और इस बदले की भावना में वो लोगों पे हमला करा रही हैं। इसी बीच आपको याद होगा कि संजय राउत ने एक बार बोला था कि महाराष्ट्र में चुनाव से पहले कोई भी दंगा करवा सकती है बीजेपी, लेकिन हम लोग बहुत सख्त हैं, हम लोग वो दंगा होने से रोक देंगे। तो अब शायद कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हों, क्या पता किसी क्या बोलते तीसरा पर्सन कोई इसमें इन्वॉल्व हो। मतलब इस तरह की अगर घटनाएं होंगी जिस तरह से अभी इस वक्त माहौल चल रहा है महाराष्ट्र में, काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें अब जिस तरह कल इलेक्शन हो जाएगा फिर 23 को रिज़ल्ट आएगा, 23 को रिज़ल्ट के बाद वहाँ की सूरत हाल क्या होती है ये देखना काफ़ी अहम होगा। क्योंकि जिस तरह से इस वक्त जो खबरें आ रही हैं महाराष्ट्र से उसमें यही आ रहा है कि एमवीए को मतलब वहाँ पे ज़्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। अभी ये तो नहीं कहा जा सकता है कि उसको बहुमत मिलता दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे एमवीए को महायुति से ज़्यादा सीटें मिलती नज़र आ रही। प्री पोल्स जो सर्वे आ रहे हैं उसमें कहा यही जा रहा है। तो इसकी वजह से भी उनका कहना, संजय राउत का कहना है कि जब इनको दिख रहा है कि एमवीए जो है वो जीत रही है तो एमवीए के लोगों पे इस तरह के कायराना हमले किए जा रहे हैं। और जिस तरह से ये चीज़ें की जा रही हैं ये लोकतंत्र के लिए, देश के लिए और देश के हर एक नागरिक के लिए सही नहीं। जी, लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरह से अनिल देशमुख पर जो हमला कल हुआ और इसी को लेकर उनके कार्यकर्ता जो है सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने विरोध प्रदर्शन जताना शुरू भी कर दिया है। तो वहीं पर बात करें, जैसा कि हम चुनाव की बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव जिस तरह से होने वाले हैं 2 राज्यों में, तो कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पर उपचुनाव भी होने वाले हैं। बात करें यूपी की तो यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर प्रत्येक पार्टी पूरी तरह से तैयार है। वहीं पर बात करें समाजवादी पार्टी की तो समाजवादी पार्टी हमेशा से भाजपा को घेरते हुए नजर आती है और जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें उन्होंने दावा किया है कि हम 9 की 9 विधानसभा सीटें जीतेंगे और इसमें भाजपा को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि भाजपा के जो षड्यंत्र हैं उनको जनता जान चुकी है। और इसी को लेकर एक सपा के नेता हैं, उन्होंने निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि निर्वाचन आयोग एक आदेश जारी करे कि वहां पर जो वोट डालने आते हैं, जो महिलाएं आती हैं, उन पर पहचान पत्र जो होता है उनके पास, उनकी पहचान पत्र की पहचान सिर्फ पुलिसकर्मी ना करें। उन्होंने कहा पुलिसकर्मियों को इसका अधिकार नहीं है, इनका अधिकार सिर्फ मतदान अधिकारी को है। और उन्होंने खास तौर पर कहा कि जो बुर्के वाली औरतें आती हैं, मुसलमान औरतें आती हैं, उन पर जो है इस तरह से जो कवायद शुरू होती है वो ना करें, उनका पुलिसकर्मी जो है पहचान ना करें, क्योंकि मतदाता जो अधिकारी हैं वो इसके लिए हामिल हैं। और उन्होंने कहा जिस तरह से लोकसभा जो चुनाव हुए थे उसमें यासिर देखा गया था कि जो मुस्लिम औरतें थीं उन पर जो उनके बुरखे उतरवा के दिखाए गए थे कि आप अपनी पहचान बताइए, आप कौन हैं। और इसी को लेकर जो मतदान था वो प्रभावित भी हुआ था और इसी को लेकर उन्होंने निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी है। बिल्कुल, जिस तरह आपने बोला कि इस वक्त कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो यूपी में जो है 9 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। उसमें जो है करहल, कुंदरकी, सीसामऊ और क्या बोलते हैं भाई फूलपुर, मीरापुर, मांझवा और कटहरी, खैर और गाज़ियाबाद में चुनाव होने हैं जो कल होंगे। इसी बीच जो आपने बोला है कि महिलाओं के, मुस्लिम महिलाओं के जो नकाब होते हैं वो हटवा करके, उनके चेहरे से नकाब हटवा के देखा जाता है और ये पिछली बार भी हुआ है। और जिस तरह आपने कहा कि लोकसभा चुनाव में हैदराबाद में भी चीज़ें सामने आई थी कि यहाँ के जो एक क्या बोलते कैंडिडेट थी माधवी लता जी, उन्होंने इस तरह की चीज़ें की थी और उसके बाद फिर खैर वो तो हार गई। लेकिन इस तरह की चीज़ें मतलब अब कहीं कहीं सामने आती हैं, कहीं कहीं नहीं आ पाती हैं, क्योंकि वहाँ तक मीडिया नहीं पहुँच पाता। लेकिन अब इस वक्त सोशल मीडिया के ज़रिए हर चीज़ सामने आ जाती है। वहीं इस बीच आपने इस तरह बात की तो अखिलेश यादव ने भी प्रशासनिक अधिकारियों पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। सपा ने एक लाल रंग की पर्ची की तस्वीर शेयर करते हुए आरोप लगाया कि अधिकारी ये लाल कार्ड बांट कर मतदाताओं पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले को संज्ञान में लेने और तत्काल कार्रवाई की मांग की है। सपा अध्यक्ष ने एक्स पर लिखा है कि चुनाव आयोग तुरंत इस बात पर संज्ञान ले
कि उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहा है और मतदान को बाधित करने के लिए नोटिस चेतावनी के लाल कार्ड बांटकर मतदाताओं पर दबाव बना रहा है। ये एक तरह से संविधान द्वारा दिए गए वोटिंग के अधिकारों को छीनने का गैर कानूनी कृत्य है। इसे एक अपराध की तरह दर्ज करके तुरंत कार्रवाई की जाए, अन्यथा माननीय सर्वोच्च से ये अपील होगी कि वो स्वतः संज्ञान लेते हुए पक्षपाती शासन प्रशासन को निष्पक्ष चुनाव कराने का निर्देश थे। अब इसमें ये भी कहा गया है कि जिस तरह आपने अभी पढ़ा था कि इसमें वहाँ की जो पुलिस है उसको कोई अथॉरिटी नहीं होती कि वो किसी का बुर्का उठा के चेक करे। पुलिस का काम होता है वहाँ पे शांति रहे, इस वजह से उनको खड़ा किया जाता है। लेकिन अब जब देश में माहौल ही ऐसे चल रहे हैं कि भाई अगर कोई क्या बोलते हैं मुंह ढक के आया हुआ है तो उसको उसका मतलब वो खुलवाया जाता है चेहरा कि भाई आप कौन हैं, आप कौन हैं। और इस वक्त जिस तरह के हालात हैं देश में, कोई भी इंसान मुझे नहीं लगता है कि किसी और का वोट डालने के लिए जाएगा, क्योंकि हर इंसान की अपनी भी एक शर्म और वो होती है ना कि भाई अगर हम वहाँ पे पकड़ लिए गए तो हमारे साथ क्या होगा। और फिर जिस तरह से अभी चीज़ें सामने आ रही हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो आपके लिए तो और ज़्यादा मुश्किलें पैदा हो सकती हैं उसमें। तो इन चीज़ों पे भी सरकार, अब जिस तरह से अखिलेश यादव जो कि खुद भी बड़े लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य क्या बोलते हैं अपोजिशन पार्टी है वहाँ पे और हर चीज़ में आवाज़ उठाती है। अखिलेश यादव खुद इस वक्त क्या बोलते हैं देश की संसद में क्या बोलते हैं नेता विपक्ष के साथ बैठे होते हैं और हर बात पे उनके साथ नज़र आते हैं। अगर कोई भी ऐसा कानून होता है, अब वो भी अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो इस पे ज़रूर चुनाव आयोग को जो है संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान ले करके इन चीज़ों पे। अब देखिए यूपी में जब भी चुनाव होता है तो यूपी से एक ही खबर सामने आती है कि जहाँ जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जाती हैं जिससे चुनाव प्रभावित होता है, धांधली भी होती है, धांधली भी होती है। और वहाँ पे फिर ये भी हो जाता है कि चुनाव प्रभावित करने के लिए कभी कभी मशीन भी खराब हो जाती है ताकि वोटिंग कम हो। वोटिंग कम होगी तो आप उसके बाद रिजल्ट आप जानती हैं। लेकिन अब इलेक्शन में हार जीत वो अपनी जगह है, लेकिन इंसान को ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। आपने बात की यासिर की, अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है कि इसमें निष्पक्षता की जांच हो, लेकिन ईवीएम पर हमेशा से सवाल उठते आए हैं और पिछले दिनों देखा गया था कि चुनाव आयोग को पिछले दिनों भी पत्र लिखा गया था। जिस तरह से हरियाणा के जो रिजल्ट आए थे उसमें भी चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया था कि आप निष्पक्ष होकर ये चुनाव नहीं करा रहे हैं। जैसा कि वोटिंग की जो बैटरी की परसेंटेज सामने आई थी कि 99% आया था, इतनी सारी वोटिंग होने के बाद भी 90%, 99% ये बैटरी प्रतिशत आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है। और उस पर चुनाव आयोग ने भी एक बयान दिया था कि इसमें जो है हमने निष्पक्षता से ही चुनाव कराए हैं और विपक्षी पार्टियां जो हैं हमारे ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगा रही है, कहीं से भी सही नहीं है। चुनाव आयोग हर बार इस बात को टाल देता है। चुनाव आयोग जब चुनाव से पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसमें वो ये क्लियर करता है कि भाई हम इस तरह के काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब चुनाव हो रहे होते हैं, चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद जिस तरह आपने बोला कि बैटरी परसेंटेज जो चीज़ें होती हैं इस पे कांग्रेस और काफ़ी वो हैं क्या बोलते हैं अपोजिशन पार्टीज़ हैं जो इस पे आवाज़ उठाती हैं। लेकिन जब आप अपोजिशन में हों तो आपकी आवाज़ को उस हिसाब से उस क्या बोलते हैं वज़न के साथ नहीं लिया जाता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी और भी कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो अपने राज्यों में बहुत मजबूत हैं जी, वो भी आवाज़ उठाती हैं, लेकिन उनकी भी बात को इस तरह से नहीं लिया जाता है। और अपोजिशन पे ये तोहमत लगाई जाती है कि जब आप हार जाते हैं तो आप कहते हैं कि ईवीएम में परेशानी है, मतलब ये है प्रॉब्लम है, और जब आप जीत जाते हैं तो आप ईवीएम पे कोई चर्चा ही नहीं करते। अब बात करते हैं दिल्ली की कि दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण का बहुत ही बुरा हाल है। AQI 700 पार चला गया है। हालांकि ये जो है गंभीर श्रेणी में भी आता है और वहाँ पर सरकार जो है, जो आम आदमी पार्टी है, वो पूरी तरह से नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी के बीच जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर जारी है, वहाँ पर जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती आ रही हैं। हालांकि इनको जनता के हित में काम करना चाहिए। जैसा कि वहाँ पर जो CM आतिशी हैं वो
हमेशा भाजपा पर इल्ज़ाम लगाते रहते हैं कि इसमें भाजपा का हाथ है। पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो भाजपा शासित राज्यों से आती हैं, लेकिन वहीं पर भाजपा का कहना है कि दिल्ली को इन्होंने एकदम से बर्बाद कर दिया है। ये किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। दिल्ली पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण आए दिन बढ़ता ही जा रहा है और इसमें इसकी जो खबरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने वाली है। लोगों में एक डर होता है, खौफ होता है, वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में इस वक्त जो हालात हैं उस पे एक शायर हैं मलिक ज़ादा मंजूर अहमद, उन्होंने एक शेर लिखा था कि चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। हालांकि शेर उन्होंने जो लिखा था ये इश्क के किसी एक उस पर लिखा था, लेकिन इस वक्त जो दिल्ली के हालात हैं ये शेर उस पर बिल्कुल फिट बैठता है। और दिल्ली का जो हाल है इस वक्त, उसमें आदमी एक दिन में 30 से 40 सिगरेट पिए, उस हिसाब से वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो अब दिल्ली में अब आपने जिस तरह बोला है कि जो वहाँ की सीएम है आतिशी, वो हर चीज़ को लेकर के केंद्र सरकार पे निशाना साधती रहती हैं। केंद्र सरकार पे निशाना साधना और अपनी बातों से आपको पल्ला झाड़ लेना, ये कहीं ना कहीं सही नहीं। अब जिस तरह से कल उनके जो मंत्री थे, क्या नाम उनका, जो अभी छोड़ के गए परिवहन मंत्री थे कैलाश गहलोत, उन्होंने जिस तरह से बोला कि दिल्ली में जो सरकार है वो जो है अपनी सारी चीज़ों का इल्ज़ाम वो उस पर फोड़ती रहती केंद्र सरकार पे, उसकी वजह से उनका वक्त बर्बाद हो रहा है और वो काम नहीं कर पा रहे। जिस तरह से उन्होंने यमुना के बारे में, सफाई के बारे में जिक्र किया था कि हम आएंगे यमुना की सफाई करवाएंगे, लेकिन यमुना अब तक सही नहीं हुई है। जिस तरह से पहले थी उसी तरह अब भी है। अब फिर अरविंद केजरीवाल ने बोला कि 2025 में या 26 में हम आप साथ में नहाएंगे यमुना में। तो ये सिर्फ कहने की बातें होती है। अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत ही साफ और सुथरे छवि वाले इंसान हैं, तो उन्हीं के अपने लीडर्स कभी कभी जिस तरह से वो अभी पार्टी छोड़ के गए हैं और उनके बारे में बोला गया है कि ये दिल्ली सरकार जो है केंद्र सरकार से लड़ के सिर्फ लड़ करके अपना वक्त ज़ाया कर रही है, दिल्ली के लोगों के लिए काम नहीं कर रही है। और भी उनके जो शीश महल की जो क्या बोलते बीजेपी जिक्र करती है सीएम हाउस का, उसके बारे में बोला गया है कि उसमें इतना पैसा वेस्ट किया गया, इतना पैसा लगाया गया, बहुत कुछ बोला गया है। इस पे भी अरविंद केजरीवाल ने से जब कल सवाल किया गया कि वो बीजेपी में चले गए हैं, तो उन्होंने बोला कि हर इंसान आज़ाद है, वो कहीं भी जा सकता है। इससे ये चीज़ सामने आती है कि हाँ, वो जिस तरह से बीजेपी में गए हैं, आम आदमी पार्टी से नाराज़ हुए थे, तो कोई जेन्युइन रीज़न होगा, इसी वजह से नाराज़ हुए हैं। जी, जो दिल्ली का हाल है वहीं पर बात करें तो जिस तरह से कैलाश गहलोत ने उन पर आरोप लगाया तो वो कहीं ना कहीं सच होते हुए नज़र आता है। और वहीं पर भाजपा जो इल्ज़ाम लगाती है आम आदमी पार्टी पर, वो भी सही नहीं है क्योंकि दोनों को मिलकर जो है इस चीज़ का निवारण करना चाहिए। क्योंकि आप निवारण करोगे, जनता के मुद्दों पर बात करोगे, जनता के हितों के लिए बात करोगे, तभी जनता आपको लाकर फिर से सत्ता में लाकर बिठाएगी। तो जैसा कि नाज़रीन हमने आपको बताया कि जिस तरह से न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से आपको रूबरू कराया है, ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दें इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफिज़।